भारत के पड़ोसी राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़े और रैलियों में यूपी के सीएम योगी की तस्वीर दिखे तो हैरान होना लाजमी है। जी हां, सीएम योगी की तस्वीर देखी गई है नेपाल में, जब वहां पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह ने हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए रैली की। नेपाल और गोरक्षनाथ पीठ का नाता बरसों पुराना है और योगी जिस तरह हिंदू राष्ट्र के पक्षधर दिखते हैं, उसे देखते हुए नेपाल में उनके पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है, जो योगी के प्रभुत्व और उनकी मांग को दर्शाता है। रिपोर्ट देखिए। उत्साहित भीड़, हिंदू राष्ट्र के नारों से गूंजती फिजा और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स। किसी को भी इस भीड़ से यही नजर आएगा कि हिंदुस्तान में यूपी के सीएम की या बीजेपी की कोई रैली का आम दृश्य है। लेकिन जरा ठहर जाइए, ये हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं बल्कि भारत के करीबी राष्ट्र नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग करती हुई और राज परिवार के पूर्व महाराज ज्ञानेंद्र सिंह के स्वागत में उमड़ी हिंदुओं की भीड़ है। नेपाल में वामपंथी आंदोलन से खत्म हुई राजशाही की वापसी की मांगों के साथ ज्ञानेंद्र के स्वागत में उमड़ी भीड़। अब इस भीड़ में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से एक अटूट रिश्तों की कहानी कह रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसको बने हुए हजारों साल गुजर चुके हैं। रैली का उद्देश्य नेपाल में राजशाही की बहाली के लिए समर्थन प्रदर्शित करना था। हवाई अड्डे के बाहर सड़क के दोनों ओर ज्ञानेंद्र की तस्वीरें और राष्ट्रीय ध्वज लिए मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत किया, तो कुछ समर्थकों ने ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिखाई। जी देखिए, नेपाल बहुत पहले राजतंत्र ही था, पिछले कुछ सालों से वहाँ लोकतंत्र आया है और हिंदू राष्ट्र भी था। तो एक जब से खासकर जब राजतंत्र से लोकतंत्र में आया है तो वहाँ बहुत गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल रही है। कभी भी 2 महीने 3 महीने में वहाँ की सरकारें बदल जाती है और अनस्टेबल गवर्नमेंट का हमेशा असर देश पे पड़ता है। देश की इकोनॉमी बहुत डाउन होती है और देश में हमेशा एक अराजकता का माहौल रहता है। देश में आपने देखा था नेपाल में बहुत बड़ा संघर्ष भी हुआ है। तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है और लोगों को एक यकीन हो रहा है कि हमारे लिए राजतंत्र ही अच्छा था, राजतंत्र में हम सुकून से रहते थे। अभी नेपाल में युवा रह ही नहीं गए हैं, सारे युवा विदेश पलायन कर चुके हैं। नेपाल में कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो लोगों को एक लग रहा है कि हमारा जो पिछला सिस्टम था वो ज़्यादा बेटर था। ये जब से लोकतंत्र आया है तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस करप्शन से देश का तो कुछ भला हो नहीं रहा है, बस कुछ नेताओं का ही भला हो रहा है। तो देश की जनता सोच रही हो सकता है कुछ अच्छा ही हो उनके लिए। आपको बता दें कि नेपाल में 81% से ज्यादा हिंदू आबादी है और वहां कुछ वर्ग फिर से हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग कर रहा है। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के गोरखनाथ मंदिर और नेपाल का संबंध सदियों से है। गोरखनाथ मठ का नेपाल के मंदिरों पर गहरा प्रभाव है और नेपाल की जनता योगी आदित्यनाथ को एक सम्मानित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शख्सियत के रूप में देखती है। नेपाल और भारत का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक या भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी गहराइयों से जुड़ा है। नेपाल और भारत में रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। नेपाल में फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है और राजशाही परिवार की मांग हो रही है कि राजशाही राजतंत्र नेपाल में स्थापित हो और फिर से एक बार उसको लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र की स्थापना की जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित हो नेपाल। तो कुल मिलाकर के यहाँ गोरखपुर में हम खड़े हैं और यहाँ जो है गुरु गोरक्षनाथ मठ है। ये मठ का सीधे तौर पे नेपाल से संबंध रहा है, सदियों पुराना ये संबंध है। गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से ही बताया जाता है कि वहाँ के राजवंश की स्थापना हुई और वो राजवंश आगे चला। तब से लगातार जो है गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में मकर संक्रांति को लेकर के जो है शाही परिवार से पहले खिचड़ी आती है और यहाँ गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में अर्पित होती है। उसके बाद से जो है आम लोगों के लिए ये मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। नेपाल के राजा और योगी के लगातार बढ़ते संबंध इस बात का संकेत है कि नेपाल की जनता अपनी हिंदू जड़ों की ओर वापस लौटना चाहती है। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र ने जनवरी में उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। पूर्व राजा के समर्थक पिछले कुछ दिनों से काठमांडू और पोखरा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रैली कर रहे हैं और 2008 में जन आंदोलन के बाद समाप्त की गई राजशाही को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
नेपाल में इन दिनों राजशाही को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। बीते दिनों काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पहुंचे तो हजारों लोग उनके स्वागत में मौजूद थे। पूर्व राजा ने नेपाल में जब अपनी रैली की तो वहां योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी देखे गए। इन दिनों ऐसी चर्चाएं हैं कि नेपाल में लोकतंत्र को समाप्त कर पूर्व की भांति राजतंत्र लागू किया जाए। नेपाल में 81% से ज़्यादा हिंदू आबादी है और वहां कुछ वर्ग फिर से हिंदू राष्ट्र के साथ राजशाही की मांग कर रहा है। माना जाता है कि नेपाल राजवंश का उद्भव भगवान गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ था, जिसके बाद शाह परिवार पर भगवान गोरखनाथ का हमेशा आशीर्वाद रहा। इसी कारण नेपाल राजवंश ने गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका को अपने मुकुट पर बनाकर रखा है। इतना ही नहीं, नेपाल के सिक्कों पर गुरु गोरखनाथ का नाम लिखा है। गुरु गोरखनाथ के गुरु मक्षेंद्रनाथ के नाम पर आज भी नेपाल में उत्सव मनाया जाता है। राज परिवार अब भी गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान गोरखनाथ को पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं, तो दूसरी खिचड़ी आज भी नेपाल नरेश की तरफ से चढ़ाई जाती है। कई बार नेपाल नरेश खुद भी खिचड़ी चढ़ाने आए हैं या तो उनका कोई प्रतिनिधि आता है। इन दिनों जो नेपाल के 80 से 81% लोग जो है लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और राजशाही परिवार को फिर से लाने की, लोकतंत्र के सफाया करने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका सीधा संबंध जो है नेपाल में हो सकता है और संभव है कि वहाँ पे फिर से राजशाही परिवार की स्थापना हो, राजतंत्र लौट करके आए और हिंदू राष्ट्र की तरह नेपाल पहले जैसे भारत और नेपाल के संबंध थे उसको और भी प्रगाढ़ किया जा सके। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के योगी और संत पुरुष थे। पुराणों के अनुसार गोरखनाथ शिव के अवतार थे। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। उन्हीं के नाम से इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। नेपाल में भी बड़ी संख्या में लोग गोरखनाथ भगवान की पूजा करते हैं। नेपाल में कई जगह भगवान गोरखनाथ के मंदिर हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भी गोरखनाथ भगवान का मंदिर है। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा और ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिला में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। कहते हैं कि नेपाल के राज परिवार को गोरक्षनाथ का श्राप भी लगा था, जिसकी कहानी काफी रोचक है। करीब 300 साल पहले नेपाल के गोरखा जिले के घने जंगलों में राज परिवार के एक राजकुमार का सामना एक वृद्ध संत से हुआ। संत ने राजकुमार से दही की मांग की। संस्कारी राजकुमार ने संत की इच्छा को आज्ञा माना और अपने राजमहल से जाकर दही का कटोरा ले आए। संत सारा दही पी गए और फिर उन्होंने सारा दही उसी कटोरे में उलट दिया। संत ने कटोरा राजकुमार को देते हुए कहा कि इसे पी जाओ। राजकुमार का धैर्य टूटा और उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया, जिससे दही उसके पैरों में गिर पड़ी। ये राजकुमार थे आधुनिक नेपाल के संस्थापक सम्राट पृथ्वीनारायण शाह और संत थे गुरु गोरक्षनाथ। गुरु गोरक्षनाथ ने क्षुब्ध होकर पृथ्वीनारायण शाह के पैरों को देखा और श्राप दिया कि इस पूरे भूभाग पर तुम्हारे वंश का शासन उतनी ही पीढ़ियों तक चलेगा जितनी तुम्हारे पैरों की उंगलियां दही में डूबी हैं। घबराए पृथ्वी शाह ने अपने पैरों को देखा, उनकी 10 उंगलियां दही में डूबी थी। दिन बीतते गए। आधुनिक नेपाल की राजधानी काठमांडू से 100 मील दूर गोरखा जिले से पृथ्वीनारायण शाह ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के साथ ही काठमांडू से शाह वंश का शासन शुरू हुआ। पृथ्वीनारायण शाह इस वंश के पहले नरेश थे और जब 31 जनवरी 1972 को वीरेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल के नरेश बने तो ये पृथ्वीनारायण शाह से शुरू हुए शाह वंश की 10वीं पीढ़ी के शासक थे। लेकिन 1990 के दशक में जब नेपाल अशांति के दौर से गुजर रहा था, नेपाल की बड़ी आबादी ने राजशाही से बगावत कर दी। लेकिन वीरेंद्र वीर विक्रम शाह इससे भी बड़ी जिस चुनौती से जूझ रहे थे वो था उनका बेटा प्रिंस दीपेंद्र। प्रिंस दीपेंद्र ने 1 जून 2021 को नारायण हिती पैलेस में पार्टी के दौरान अपने पिता वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को गोली से भून दिया था। बीच में आई मां और भाई को भी गोली मार दी थी और खुद को भी गोली मार दी। बेहोशी की हालत में 2 जून को दीपेंद्र को नया नरेश घोषित किया गया था। फिर 4 जून को महाराजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नया राजा नियुक्त किया गया, जो 11वीं पीढ़ी के राजा बने। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल की राजनीतिक पार्टियों और माओवादी आंदोलन के सामने झुकना पड़ा।
28 मई 2008 को नेपाल में संविधान संशोधन के तहत राजशाही प्रथा का अंत कर दिया गया। 11 जून 2008 को महाराजा ज्ञानेंद्र ने नारायण हिती महल खाली कर दिया। इस तरह महाराजा पृथ्वी नारायण शाह की 11वीं पीढ़ी को नेपाल से विदाई लेनी पड़ी। माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ की भविष्यवाणी सच साबित हुई। गोरखपुर मठ का बहुत पुराना रिश्ता है। आज से नहीं, बहुत चाहे वीर विक्रम शाह हो, इसके जो मारे जा चुके, उसके पहले जो राजा थे, वो सब लोग हर खिचड़ी को खिचड़ चढ़ाने आते थे गोरखनाथ मंदिर। और गोरखनाथ मठ से ही नेपाल के राजतंत्र की स्थापना हुई है। तो ये बहुत इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये दोनों अलग नहीं है। हमेशा गोरखनाथ मंदिर का मठ और नेपाल जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि इस टाइम मठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ है, तो वो उनका नेपाल से जुड़े हुए। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो इंडिया में भी योगी से बड़ा हिंदुत्व का कोई चेहरा नहीं है। आज के तारीख में सबसे बड़ा हिंदुत्व के चेहरे योगी आदित्यनाथ है, हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर हैं। और क्योंकि इतने बड़े देश के जब वो हिंदू के लीडर हैं, तो वहाँ भी उनको उस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। हिंदुओं का जनमानस को जगाने की जो कोशिश हो रही है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा उभर के आ रहा है योगी वहाँ भी। नेपाल 2040 वर्षों तक एक हिंदू राजशाही रहा था। राजशाही के पक्ष में भावना के पीछे के कारणों में सरकार में भ्रष्टाचार और देश में आर्थिक निराशा को माना जा रहा है। नेपाल में गरीबी बढ़ी है और साथ ही राजनीतिक अस्थिरता। हर राजनेता सत्ता सुख के लिए कभी भी पाला बदलने को तैयार है। नेपाल को गणतंत्र बनाने के लिए पहली बार 2008 में मतदान हुआ था। तब से लेकर अब तक 13 सरकारों का गठन हो चुका है और नेपाल अभी भी अस्थिरता के दौर से उभर नहीं सका है। बीते कुछ समय से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन वहाँ नेपाल के 80% लोग आज फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और राजशाही व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ गुरु गोरक्षनाथ मठ के जो मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, वो सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। और कहीं न कहीं नेपाल राष्ट्र के जो राजशाही व्यवस्था लाने की बात हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर से हस्तक्षेप भी संभव है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वहाँ की जनता ने लोकतंत्र को ठुकरा कर फिर से राजशाही की मांग की है। तो ये हिंदू राष्ट्र के लिए एक संबल है कि नेपाल की जनता को फिर से राजशाही परिवार पर पूरी तरह से उम्मीद है। JB सिंह, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।